हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आप जानते हैं कि भारत पर बहुत से ऐसे बाहर के जो इन्वेडर्स थे जिन्होंने इन्वेड किया भारत पर और क्या किया, अपना शासन किया। ठीक है, उनमें आते हैं मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, जैसे ही मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है तो उसका जो गुलाम था जिसको बोलते हैं क्या, इल्तुतमिश। ठीक है, उसने क्या किया था, दिल्ली में अपना शासन शुरू कर दिया था और उसी वहीं से हम कहते हैं कि दिल्ली सल्तनतों की नींव हुई जब मुस्लिमों ने क्या किया, भारत पर रूल करना शुरू कर दिया। अब ये जो 5 डायनेस्टीज थी इन्होंने भारत पर रूल किया, इनका डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिजली, तुगलक, सैयद और लोधी। ठीक है, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स में क्या किया है, भारत पर रूल किया है, यानी कि दिल्ली पर रूल किया है। अब इन 5 डायनेस्टीज को लर्न करने का एक शॉर्टकट ट्रिक है, जैसे कि सब कुछ तुम संभाल लो। एस से सब, के से कुछ, टी से तुम और एस से संभाल, लो से लोधी से लो। ठीक है, तो ये ट्रिक है, क्योंकि ट्रिक से क्या होता है कि कोई भी चीज़ लॉन्ग लास्टिंग रहती है, भूलती नहीं है, और हर कम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो आज हम पढ़ लेते हैं स्लेव डायनेस्टी। 1 बाय 1 करके मैं बाकी डायनेस्टीज को भी पढ़ाऊंगी। पहले हम आज स्लेव डायनेस्टी की बात कर लेते हैं, जिन्होंने 1206 से लेकर 1290 तक रूल किया दिल्ली पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब क्या हुआ कि जैसे ही मोहम्मद गोरी की डेथ होती है, जितने भी मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने इंडिया पर 1206 से लेकर 1290 तक रूल किया। वो जा तो स्लेव थे, जा तो उनके वंशज थे। ठीक है, अब मोहम्मद गोरी की जैसे ही डेथ होती है, उनके एक वफादार जो था, गवर्नर था, उसने क्या किया था, वो भारत पर रूल कर रहा था, दिल्ली पर उसने रूल किया था, और मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद उसने दिल्ली पर अपना शासन जमा लिया था। ठीक है, अब ये इसी डायनेस्टी को, क्योंकि ये सारी डायनेस्टी स्लेव थी, मोहम्मद गोरी का वो गुलाम था, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, स्लेव डायनेस्टी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का स्लेव था, जिसने 1206 से लेकर 1210 तक क्या किया, रूल किया। ओरिजिनली ये क्या था, एक स्लेव था, गुलाम था, और इसकी अच्छाई के कारण और ये अपनी सर्विस में जो मोहम्मद गोरी था, जो अपना मास्टर था, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल था, वफादार था, जिसके कारण की वो वाइजरी की पोस्ट तक उसकी प्रमोशन हुई थी, जिसकी प्रमोशन किसने की थी, मोहम्मद गोरी ने। जैसे ही गोरी की डेथ होती है तो ऐबक ने दिल्ली पर रूल करना शुरू कर दिया और वहाँ पर उसने अपनी डायनेस्टी को फाउंड किया, यानी अपनी डायनेस्टी की स्थापना की। लाहौर और लेटर दिल्ली उसने अपनी क्या बना दी, कैपिटल, और उसको लख बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि वो बड़ा ही लाखों के हिसाब से क्या करता था, दान दिया करता था। अब उसने 2 जो मस्जिदें थी, कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में और 2.5 दिन का झोंपड़ा, यानी कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पे उसने बनाया था, अजमेर में। उसने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन भी शुरू की थी, जो कि सूफी संत ख्वाजाउद्दीन बख्तियार काकी के ऑनर के लिए उसने क्या किया था, उनको अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए उसने कुतुब मीनार को बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, ऐबक जो था वो लर्निंग को काफ़ी सराहना करता था, जो पढ़ाई लिखाई को काफ़ी सराहना करता था, इसलिए उसका जो कोर्ट होता था उसमें जैसे हसन उल निज़ामी जो कि ताजुल मसीर के क्या थे, ऑथर थे, फखरुद्दीन ऑथर जो तारीख मुबारक शाही का क्या था, ऑथर था, उसको उसने काफ़ी ज़्यादा पैटर्न दे रखा था, अपने पैट्रोनाइज किया हुआ था इन राइटर्स को अपने कोर्ट में। ठीक है, होता है एक विशेष स्थान देना इसका मतलब। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो पोलो खेलते टाइम वो घोड़े से गिर गया, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आराम शाह, जिसने 1210 में रूल किया। आराम शाह जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, जिसने उसके बाद राजगद्दी पर बैठा। लेकिन आराम शाह जो था वो काफ़ी क्वाइट इनकम्पिटेंट था, मतलब वो शासन करने के योग्य नहीं था, इसलिए कुछ जो वहाँ के नोवेल्स थे उन्होंने उसके दामाद, ठीक है, दामाद जिसका नाम था इल्तुतमिश, उसको इनवाइट किया कि आओ तुम आराम शाह को गद्दी से हटाओ और खुद गद्दी पर बैठ जाओ, क्योंकि आराम शाह क्या है, बहुत ही ज़्यादा इनकम्पिटेंट है, वो शासन करने के योग्य नहीं है। इस तरह से क्या हुआ कि जैसे ही इल्तुतमिश आया उसने आराम शाह को हरा दिया और बाद में खुद गद्दी हासिल कर ली। अब हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। इल्तुतमिश जो था उसने 1211 से लेकर 1236 तक रूल किया। उसको क्या कंसिडर किया जाता था, ग्रेटेस्ट स्लेव किंग एंड द रियल कंसोलिडेटर ऑफ द तुर्किश इन इंडिया। अब वो भी क्या था, स्लेव था। क्यों, क्योंकि गोरी जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गोरी का गुलाम था, और जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। लेकिन बाद में कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसने अपनी बेटी का हाथ इल्तुतमिश के हाथ में दे दिया था, इसलिए वो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दामाद भी था। अब उसने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई, दिल्ली में। लाहौर की जगह उसने कैपिटल दिल्ली में बनाई, और वो क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया।
इल्तुतमिश का जब स्टार्टिंग के दिन थे शासनकाल के, उसने अपनी पोजीशन को क्या किया, कंसोलिडेट किया, यानी कि अपनी पोजीशन बनाई। काफ़ी जो एम्बिशियस ख्वाहिशी जो नॉवेल्स थे वहाँ के, वो काफ़ी विद्रोह करने लगे थे। उन सबके विद्रोह को दबाकर उसने क्या किया, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया। 1215 में क्या हुआ, उसने जल्दोज को डिफीट किया, जिसने अपना गजनी में अपना इंडिपेंडेंट क्या रूल स्थापित कर लिया था। उसने अपने जो अभियान थे वो रणथंभौर, जलोर, ग्वालियर, अजमेर और मालवा के राजाओं के खिलाफ भी अपने अभियान भेजे थे। उसके पीरियड्स में मंगोलों को पहली बार देखा गया था, जिनका लीडर क्या था, चंगेज खान। ठीक है, अब क्या हुआ कि चंगेज खान किसी का पीछा करता करता वहां पे आया था, जिसका नाम था जलाउद्दीन मंगावरानी। ठीक है, जो कि इल्तुतमिश से शेल्टर मांग रहा था, लेकिन उन्होंने शेल्टर देने से इनकार कर दिया। अगर वो मंगावरानी को शेल्टर दे देते तो क्या होता, हो सकता है कि चंगेज़ खान क्या इल्तुतमिश पर हमला कर देता। उसने अपनी सूझबूझ से चंगेज़ खान के हमले को रोक दिया। ठीक है, उसको शरण ना देकर। अब उसने उसको उसकी अथॉरिटी यानी सल्तनत ऑफ दिल्ली कहाँ से मिली थी, जो खलीफा था। खलीफा क्या होता है, जैसे हमारे गुरु होते हैं वैसे ही जो मुस्लिम होते हैं उनके भी पूजनीय होते हैं ये खलीफा। उनसे उनको अथॉरिटी मिली थी दिल्ली पर रूल करने के लिए। उन्होंने कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाई थी, जो इल्तुतमिश थे उन्होंने ये शुरू की थी, लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। पोलो खेलते टाइम वो घोड़े से गिर गए, जिस वजह से उनकी मृत्यु होगी। बाद में ये कंस्ट्रक्शन उनका जो दामाद था इल्तुतमिश, उन्होंने कंप्लीट करवाई थी। अब उन्होंने 40 जो रॉयल, जो काफ़ी ज़्यादा उनके वफादार थे, स्लेव गुलाम थे, उनकी एक ग्रुप बनाया था। ठीक है, और वो ग्रुप क्या करता था, उसकी रक्षा करता था, हर काम में उनकी हेल्प करता था। अब जो इल्तुतमिश था उसने इक्ता सिस्टम को भी स्टार्ट किया था दिल्ली में। अब इक्ता सिस्टम क्या होता है कि सैलरी की जगह पर वो अपने जो ऑफिसर्स होते थे उनको कुछ लैंड का हिस्सा देता था, जहाँ पर वो जो इक्तेदार होते थे, वो जो ऑफिसर्स होते थे, उनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ता था और वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता था। ठीक है, जितनी उनकी सैलरी बनती थी उसके हिसाब से वो अपना हिस्सा रखते थे। बाकी जो ज़्यादा जो रेवेन्यू होता था वो वापस सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि इल्तुतमिश को वापस वो लुटा देते थे। ठीक है, इस तरह से इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था दिल्ली सल्तनत में। किसने, इल्तुतमिश ने। क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है। सो हर फैक्ट को मैं बड़ी ही डिटेल में आपको समझा रही हूँ। उसके बाद जो इल्तुतमिश था उन्होंने सिल्वर टंका और कॉपर जितल, ये दो जो कॉइन्स थे, इनको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। उसने उसको जो टॉम बिल्डिंग्स होती है उनका फादर समझा जाता है। क्यों, क्योंकि उसने टॉम बिल्डिंग बनाई थी भारत में, और सुल्तान गढ़ी जिसका निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने, दिल्ली में, इसलिए उसको फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग भी कहा जाता है, यानी टॉम बिल्डिंग का जनक। अब बात कर देते हैं रुकनुद्दीन फिरोज की, जो कि 1236 में जिसने रूल किया। इल्तुतमिश जो था उसने अपनी डॉटर जो थी रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ठीक है, लेकिन बहुत से नॉवेल्स ऐसे थे जिनको एक लेडी के नीचे, एक औरत के नीचे काम करने में अपनी बेइज्जती लगती थी, इसलिए उन्होंने रजिया बेगम की जगह उसका बेटा जो था इल्तुतमिश का, रुकनुद्दीन फिरोज, उसको राजगद्दी पर बिठाया। लेकिन जो रुकनुद्दीन फिरोज था वो बहुत ही वर्थलेस था, यानी कि वो शासन करने के लायक नहीं था। उसने जितनी भी सत्ता थी, जितनी भी गवर्नमेंट थी, वो अपनी बेटी जो माँ जो थी शाह तुर्कान, उसके हाथों में दे दी हुई थी, और खुद वो सिर्फ मौज मस्ती ही करता था। फाइनली क्या हुआ कि रजिया ने फिर से राजगद्दी को हासिल कर लिया। जब फिरोज जो था वो कैपिटल के बाहर था, अवध में गया हुआ था, वहां पे विद्रोह हो रहा था, उसको रोकने के लिए वो अवध में गया था पीछे। रजिया ने क्या कर लिया, राजगद्दी को हासिल कर लिया। अब बात कर लेते हैं रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान जो थी हमारे मेडिवल हिस्ट्री में फर्स्ट औरत थी जिसने क्या किया था, रूल किया था। ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन रूलर थी मेडिवल यानी कि मुस्लिम पीरियड की। अब रजिया सुल्ताना जो थी इसने 1236 से लेकर 1240 तक क्या किया था, रूल किया था। अब रजिया जो थी, रजिया ने जितने भी उसके खिलाफ विद्रोह हो रहे थे, क्योंकि वो एक लेडी थी और बहुत से नॉवेल्स, अब वो एक औरत थी और बहुत से उनके जो शासनकाल में नॉवेल्स थे वो इस चीज़ को नहीं सह पा रहे थे कि एक औरत उन पर रूल कर रही है, क्योंकि ये फर्स्ट लेडी थी, जिसके कारण लोग उसके खिलाफ, काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स ने उसके खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, जैसे मुल्तान, लाहौर और झांसी। लेकिन इन सबको रजिया ने बड़े ही सक्सेसफुल तरीके से दबा दिया। अब वजीर जो था निज़ाम उल मुल्क, ठीक है, उसने भी थ्रोन पर जैसे ही रजिया बैठी तो उसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया, जिसको रजिया ने दबा दिया। उसने रणथंभौर को कंट्रोल करने के लिए वहाँ के जो राजपूत थे उनके खिलाफ भी एक अभियान भेजा था। ठीक है, और उसने फीमेल, पहले क्या होता था मुस्लिम पीरियड में, क्या होता था, लेडीज़ को काफ़ी ज़्यादा पर्दा करना पड़ता था, लेकिन रजिया ने इन सब से इनकार कर दिया था, और वो कोर्ट में जैसे ही जाती थी तो अपने फेस को अनवील, यानी कि वो पर्दे में नहीं रहती थी, वो जाकर एज अ, जैसे मर्द जाकर, जैसे मैन जाकर रूल करता है वैसे ही वो अपने कोर्ट में शासन करने के लिए जाती थी। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने एक नॉवेल्स की पार्टी बनाई जो उसके लिए बहुत ही
लॉयल थे, बहुत ही वफादार थे। और उसने एक नॉन तुर्क जो था यकूत, उसको काफ़ी हाई पोजीशन पे उसने क्या कर दिया था, उसको अपॉइंट कर दिया था। और सुनने में ऐसा भी आता है, उस टाइम के कुछ हिस्टोरियंस ऐसी बात भी करते हैं कि यकूत के साथ उसका क्या था, अफेयर था, ठीक है। और उसने क्या किया, एक बड़ा ही सीरियस अभियान जो था बठिंडा में का जो गवर्नर था अल्तुनिया, उसके खिलाफ भेजा था, क्योंकि उसने भी रज़िया के अंडर काम करने के लिए मना कर दिया था। वो यकूत को लेकर अल्तुनिया पर उसने मार्च किया, लेकिन क्या हुआ, अल्तुनिया ने यकूत का मर्डर कर दिया और रज़िया को जेल में बंद कर दिया। बाद में क्या हुआ, रज़िया ने अल्तुनिया से शादी कर ली और दोनों दिल्ली की तरफ मार्च करने लगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1240 में क्या हुआ, रज़िया कोई कॉन्स्पिरेंसी की विक्टिम बनी, यानी कि उसको हरियाणा के जाट ने मार दिया, हरियाणा के निकट उसको जाटों ने मार दिया। अब बात कर लेते हैं गैसुद्दीन बलबन की, जिसने 1265 से लेकर 1286 तक क्या किया, रूल किया। बलबन ने क्या किया, बलबन ने हासिल कर लिया राजगद्दी को। 1265 में जितने भी चालीसा के मेंबर थे जो इल्तुतमिश ने बनाए थे, मैंने आपको बताया था कि 40 वफादार जो नॉवेल्स थे उनका एक उसने गढ़ बनाया था, चालीसा यानी कि ग्रुप बनाया था, ठीक है। और उन्हीं में से एक मेंबर था गैसुद्दीन बलबन। लेकिन जैसे ही उसने राजगद्दी को हत्याया 1265 में, उसने जितने भी चालीसा के मेंबर्स थे सबको मरवा दिया, ठीक है, मार दिया। अब उसने एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी बनाई और उसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया जिसको दीवाने अर्ज कहा जाता है। और उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट और मिलिट्री डिपार्टमेंट को अलग अलग रखा और उसने काफ़ी ज़्यादा सिपाही यानी कि सर्विस सिपाहियों को अपॉइंट किया था, जिनका क्या काम होता था, वो गुप्त खबरें लाकर राजा को देते थे। उसने अब खुद को क्या किया था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड डिक्लेयर किया था। उसने कहा था कि मैं गॉड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और वो पर्शियन कोर्ट मॉडल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था और उसने उसी मॉडल को अपने कोर्ट में भी चलाया था। उसने जिल्लाही शेडो ऑफ गॉड का टाइटल टुक किया था, यानी कि धारण किया था। और वो कहता था कि मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यानी कि मैं भगवान की शेडो हूँ, खुदा की शेडो हूँ और खुदा ने ही मुझे इस काम के लिए अपॉइंट किया है, ठीक है। और वो खुद को डिप्टी ऑफ गॉड भी कहता था। उसने कोर्ट में जितने भी नॉवेल्स थे, जितने भी लोग थे, सबके हंसने और जोक बोलने पर बिल्कुल ही मनाही लगा रखी थी। उसने ड्रिंक करने पर भी टोटली मनाही लगा रखी थी। और वो इस चीज़ को इम्फेसाइज करना चाहता था कि कोई भी नॉवल राजा की बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए उसने सभी के ऊपर हंसने और मजाक करने पर रोक लगाई हुई थी अपने कोर्ट में। और उसने पर्शियन जो एटिकेट्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि सजदा और पाइबोस, यानी कि राजा के चरणों को चूमना और बिल्कुल ज़मीन पर लेटकर क्या करना, राजा को सजदा करना, यानी कि उसको विश करना, ठीक है। अब बलबन जो था उसने फेस्टिवल नौरोज़ को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। इसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को अपनाया था, यानी कि जो भी सिर उठाता था वो उसका सिर कलम कर देता था, यानी कि मार देता था उसको। उसके बाद उसने पर्शियन जो लिटरेचर था उसके जो उसको काफ़ी ज़्यादा पैटर्न किया। और जो अमीर खुसरो जो थे वो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, काफ़ी ज़्यादा उनको उसने स्पेशल फेवर दे रखी थी। अब बात कर लेते हैं कैकुआबाद की, जिसने 1247 से 1290 तक रूल किया। वो क्या था, बलबन का ग्रैंडसन था, यानी कि बलबन के बेटे का बेटा था। और उसको फकरुद्दीन जो था दिल्ली का कोतवाल, उसने उसको बिठाया था राजगद्दी पर, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा इनकम्पिटेंट था, जिसके कारण जो खालजी रूलर्स थे उन्होंने उसको मार दिया था। इस तरह से जो स्लेव यानी कि इलवरी डायनेस्टी जो थी इसका खत्मा हो जाता है और खिलजी डायनेस्टी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगी खिलजी डायनेस्टी। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।